हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एवन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास और भूगोल के बल क्वेश्चन की सीरीज। उसका नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट हमने बना दिया है, ये अगला पार्ट है। तो समय को ख़राब ना करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये भूगोल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो ये इसका आंसर है बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश के साथ जो है सीमा बनती है 4996.7 किमी सीमा बनती है बांग्लादेश की भारत के साथ। चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी समुद्री तटीय सीमा गोवा की है। बहुत छोटा सा है गोवा, बहुत थोड़ी सीमा लगती है समुद्री तट से। आगे चलते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका आंसर है म्यांमार। ये कह रहा है कि सुदूर पूर्व यानी कि पूर्व में, बिल्कुल लास्ट में पूर्व के जो कौन सा देश सीमा बनाता है और सर्वाधिक बनाता है, तो ये म्यांमार है। और ये इसकी सीमा है 1643 किमी। और ये 4 राज्यों को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश हुआ और नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इन 4 राज्यों से ये भारत के म्यांमार टच होता है। आगे चलिए। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका आंसर है रेड क्लिफ लाइन। तो ये रेड क्लिफ लाइन जो है, ये सर जे रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। ये 1914 में शिमला में खींची गई थी, मैकमोहन। और इसको याद करने की एक ट्रिक ये भी है कि ये मैक और मोहन, इनको 2 मान लो। ये मैक हो गया चीन का और मोहन हो गया भारत का। तो भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन। ये एक ट्रिक है, अगर आप चाहो तो इससे भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 6, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है मन्नार की खाड़ी। आगे चलिए। 7वां क्वेश्चन, द्वीप एक द्वीप है। ये द्वीप नाम का एक द्वीप है, तो ये कहाँ है? ये गुजरात के तट पर है ये द्वीप। चलिए 8वां क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार के बीच स्थित है। और इसी डंकन पास को जो है वो डुंकन पास भी बोलते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान एवं निकोबार के बीच स्थित है। आगे चलिए। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जो है पंबन चैनल अलग करता है। आगे चलिए। 12वां क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है वो सिकंदराबाद को कहते हैं, हैदराबाद का जुड़वा नगर। आगे चलिए। क्वेश्चन 13, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ये कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है और इस पर जो है चीन का कब्जा है, चीन के अधीन है ये हिस्सा भारत का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो इसीलिए इसे सफ़ेद पानी के नाम से बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन 14, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका में जो है ये, यहाँ पर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पे यहाँ जो है हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है और यहाँ बिल्कुल भी जीवन यानी कि मानव नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर एक ये भारत का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बना है गंगोत्री के नाम से, दक्षिणी गंगोत्री।
चलिए क्वेश्चन 15, थार मरुस्थल स्थित है। तो भैया ये थार का मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। ये तो हर किसी को पता है, आपको भी पता होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 16, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या। तो लक्षद्वीप समूह में जो है द्वीपों की संख्या 36 है। और ये लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है, ये लक्षद्वीप। और ये इन 36 द्वीप में से मैं आपको बता दूं केवल 10 पर ही जो है आबादी है। आगे चलिए। 17, द्वीप स्थित है। तो द्वीप जो है कहाँ स्थित है? खंबाती खाड़ी में स्थित है भैया, गुजरात के तट पर आया था ये द्वीप। मैंने आपको अभी पहले बताया, थोड़ी देर पहले। 19वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो भैया ये लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। भारत अरब सागर में स्थित है ये लक्षद्वीप। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाली खाड़ी है भारत के। तो अभी ये अगला क्वेश्चन है 20वां, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो ये बंगाली की खाड़ी में है न्यू मूर द्वीप। आगे चलिए। 21वां क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो हैं बैरन और नारकोंडम। ये ज्वालामुखी द्वीप हैं 2, बैरन और नारकोंडम। और मैं आपको बता दूं ये बैरन जो है ये सक्रिय है और नारकोंडम जो है ये सुषुप्त है। चलिए आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से भैया ये दमन तक विस्तृत है। 23वां क्वेश्चन, आगे चलिए। पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं ये कोरोमंडल तट जो है ये कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा तक है। कृष्णा डेल्टा तक, जो कृष्णा नदी पर डेल्टा बनता है वहाँ तक। और ये कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक सब ये कोरोमंडल तट ही है। आगे चलिए। 24वां क्वेश्चन, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल। मैंने बताया था विश्व का भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के 2.4% क्षेत्रफल है। पहली वाली सीरीज में आपको मैंने बताया था ये क्वेश्चन। क्षेत्रफल में भारत की विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पोषण करती है? तो भारत में जो है भैया विश्व की ये 17.5% जनसंख्या पोषण करती है। ये मैंने आपको उसको पहली वाली सीरीज में बताया था। अगर आपने पहली सीरीज नहीं देखी है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और पहली वाली सीरीज भी देख लें। और ये नया आंकड़ा फिर बदलेगा जब 2021 में आंकड़ा बदलेगा। ये पुराना आंकड़ा है 2011 का। चलिए 25वां क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो ये 2 देशों के बीच विवाद का कारण है भारत और बांग्लादेश, क्योंकि ये बंगाली खाड़ी में है। भारत वाले बोलते हैं हमारा है, बांग्लादेश वाले हमारा। इसी चक्कर में इसमें विवाद चलता रहता है। लेकिन ये भारत का हम तो अपना ही बताएंगे। और ये बंगाली खाड़ी में है इधर। मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि ये इस तरह से ये भारत है ये। तो ये वाला तो हो गया अरब सागर। अरब सागर और इधर ये बंगाली खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। तो ये अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी है। तो इधर की तरफ ये इधर स्थित है। ये इधर अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी। तो बंगाली खाड़ी में स्थित है न्यू मूर द्वीप। चलिए 26वां क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ये क्वेश्चन ये गलत है। ये जो है इस टाइम वर्तमान में क्वेश्चन चेंज हो चुका है। तो आज के टाइम में जो है भारत के 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो है अब वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा, वो राज्य था, उसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश निकाल दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो
इन 2 केंद्र शासित प्रदेश के बढ़ने के कारण अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, और जम्मू कश्मीर राज्य था तो वो एक कम हो गया है, इसलिए 28 राज्य। 1 मिनट में यहाँ लिख दूँ, 28 राज्य हैं, और ये नहीं है, ये 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये भूगोल के क्वेश्चन समाप्त हुए, अब इतिहास के क्वेश्चन शुरू हैं। 26 क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, कई बार आ चुके हैं, और ये शुरू से ही इतिहास भूगोल चल रहा है। अब चलते हैं हम इतिहास की तरफ। आइए देखते हैं इतिहास से कुछ क्वेश्चन। तो 27वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है विशाल स्नानागार माना जाता है, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह, तो इसकी जो लंबाई है वो 11.88 ये लंबाई है, और जी 7.01 ये चौड़ाई हो गई, चौड़ाई, और जी 2.43 जो हुई गहराई हो गई, हाइट। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो है स्मारक, ये इमारत मानी गई है। लेकिन मैंने स्मारक में जो है वो अन्नागार भी पढ़ा है, यानी कि अन्न भंडार, जो अन्न जहाँ पर अन्न रखते हैं वो भी है, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। मैंने जो है अन्नागार भी पढ़ा है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को जो भी आपके पास किताब हो उनमें देख लेना। वैसे ये इसमें विशाल स्नानागार दिया है, लेकिन मैंने अन्नागार भी पढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो ये मांडा है कहाँ? तो मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है उस समय। चलिए 29वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में। तो यह कहने का मतलब यह है मातृशक्ति में विश्वास करते थे, वहाँ पर देवी की पूजा होती थी माता की, इसलिए मातृशक्ति में विश्वास करते थे, और मातृसत्तात्मक ही इनकी सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक प्रधान इनकी सभ्यता थी, यानी कि जो है स्त्री को वरीयता पुरुषों से अधिक थी। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो भाई ये कहने का मतलब ये है, घुमा फिरा के इसमें यही बूझ रहा है कि जो सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य संबंध थे, तो वो हमें मोहर से कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं, और उन पर जो आकृति है वो किस चीज़ की है? तो इस पर बैल की आकृति है। अब ये हमें पता कैसे चला? क्योंकि मेसोपोटामिया की और सिंधु घाटी की जो वे मुद्राएं हैं, उनकी मुद्राओं पे एक से ही चित्र पाए गए हैं, जैसे कि बैल का चित्र उधर उनकी मुद्राओं पे मेसोपोटामिया वालों की भी और सिंधु वालों की भी। तो जब एक सी मुद्राएं हैं दोनों तरफ, तो हमें इससे ये अनुमान लगाते हैं, ये पता चलता है कि इनके बीच जो है वो व्यापारिक संबंध थे। जब तो पैसे का लेन देन होगा, तो जब तो पैसे हमारे उन पे, हमारे उनके हम पे किस तरह से हैं। चलिए अब क्वेश्चन 31 देखिए क्या कह रहे हैं। सभ्यता के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो भैया ये हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा संस्कृति में चांदी के अच्छे खासे साक्ष्य मिले हैं, यानी कि चांदी उस समय थी, चांदी का व्यापार था, चांदी का लेन देन था, कहने का मतलब ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई करवाई है वो किसने करवाई है? तो सर जॉन मार्शल ने करवाई है। चलिए 33वां क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, यानी कि
जो उस टाइम खोजा गया था भारत में सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो भैया सबसे पुराना शहर हड़प्पा ही था उस समय। और ये हड़प्पा कहाँ पर है आज के टाइम में, ये पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान में था भाई। अब तो बंटवारा हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। पहले ये सब अपना ही हिस्सा था, पाकिस्तान वगैरह। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, तो यह है सौराष्ट्र में। यानी कि हड़प्पा के समकालीन, यानी कि जिस समय हड़प्पा की सभ्यता थी उसी समय रंगपुर भी की भी एक सभ्यता थी। तो ये दोनों जो हैं समकालीन थी, उसी समय रंगपुर की थी, उसी समय हड़प्पा की थी। तो ये पूछ रहा है कि रंगपुर है कहाँ, तो ये रंगपुर जो है सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र जो है भैया ये गुजरात में है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो भैया सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वो भारत में लोथल स्थित है, और लोथल है ये गुजरात में। मैंने कई बार आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो वे दो भारतीय हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। चलिए क्वेश्चन 37। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, क्यों जानी जाती है, तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। यानी कि इसमें जो इसका नगर का नियोजन जो किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, उसी कारण ही जानी जाती है। यानी जैसे कि बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया गया है इसको। और ये सिंधु सभ्यता थी नगरीय थी, नगर सभ्यता थी। चलिए आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है, तो ये सैंधव सभ्यता में मोहरें जो मिली हैं उन पर बैल की आकृति है। और ये मैंने आपको पहले भी कई बार, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, मोहरों पे बैल की आकृति है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज है। चलिए 39। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्थाओं में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि भैया उस समय जो है घरों के अंदर कुएं भी थे, पानी वगैरह पीने के लिए, अपने पानी का यूज़ करने के लिए जो है घर में कुएं भी थे, कुएं मिले हैं। तो ये जो है ये कुएं कहाँ मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कुएं किस जगह पर मिले हैं, तो ये मोहनजोदाड़ो में मिले हैं ये कुएं। और ये मोहनजोदाड़ो जो है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए क्वेश्चन 40। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको पहले भी बताया था, और पहली फर्स्ट सीरीज में बताया था जब मैंने ये पहली सीरीज पढ़ाई थी। आज दूसरी सीरीज है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पहली वाली सीरीज भी देख ले, वो पहला प्रैक्टिस सेट भी देख लें, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी, ताकि आपको ये जितने भी ये हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। 41 क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदाड़ो को जो है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो भैया ये मृतकों का टीला क्यों जाना जाता है, अब ये मैं आपको बता दूं कि जब ये मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शव वगैरह मिले, मृत यानी कि मानव अस्थि पिंजर मिले हैं, मानवों के अवशेष मिले हैं अस्थियों के, तो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मिले हैं, तो इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो ये मैंने कई बार बता दिया, लोथल गुजरात में है। आगे चलिए 43 क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो चित्रांकन जो मिलता है आद्य शिव, यानी कि भगवान शिव, भगवान शिव की समतुल्य, यानी कि भगवान शिव की तरह ही एक देवता हैं, उनका चित्र जो है वो मुद्रा पे मिला है। यानी कि उस समय सिंधु सभ्यता की मुद्रा पे जो एक चित्र मिला है, जो वो देखने में ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव का है। कहने का मतलब ये है, शिव के समतुल्य ही। आगे चलिए 44 क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन
पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों पर जो भैया उस टाइम वो लाल रंग का प्रयोग करते थे, और लाल रंग का प्रयोग आज भी किया जाता है बर्तनों पर, और क्या। चलिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो भैया शेर वगैरह के अवशेष जो हैं प्राप्त नहीं हुए। यह कहने का मतलब है कि उस समय उन्हें शेर पशु का ज्ञान नहीं था कि कोई शेर भी होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गया है कि हड़प्पा कालीन भैया एक स्थान है, वहाँ पर जो है एक जार, यानी कि जार कोई बर्तन वगैरह है, उस पर चिड़िया बैठी है और चोंच में उसने मछली को दबा रखा है, और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी बैठी है। इस तरह का चित्र जो है वो मिला है। तो ये चित्र जो है पंचतंत्र की जो लोमड़ी कहानी है बिल्कुल उसी के तरह है, जैसे पंचतंत्र पुस्तक में ये कहानी है लोमड़ी की, उसी के समान ये चित्र है। तो ये चित्र जो है कहाँ मिला है? हड़प्पाकालीन स्थल में कहाँ पर मिला है? तो ये लोथल में मिला है, गुजरात में। चलिए, 47 क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो भैया हड़प्पाकालीन स्थल में जो है ये धातु लोहा वहाँ पर नहीं पाया गया है, लोहे की धातु वहाँ नहीं मिली है। बाकी धातु ये जैसे चांदी और सोना और भी दुनिया भरी कई धातु, और सबसे ज़्यादा तो कांस्य मिला है वहाँ पर। क्यों कांस्य की? वहाँ पर नृत्यों की मूर्ति मिली है। चलिए, 48। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये जो निशान मिले हुए हैं ये चूनहोदड़ा से मिले हैं, और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही पड़ता है। तो ये यानी कि जैसे ईंट बना कर रख दी, तो उन पर ऐसा कि कुत्ता अगर बिल्ली के पीछे भाग रहा है तो उस पर ईंट पर वो पंजे वगैरह छप गए होंगे, बिल्ली के भी कुत्ते के भी, तो वो हमें देखे गए हैं। तो उससे ये पता चलता है कि हाँ साहब वहाँ पर कुत्ते बिल्ली भी थे उस टाइम। तो वो स्थान जो है वो चूनहोदड़ा है, और ये जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन 49। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है? तो हड़प्पा से मिली है, यानी कि प्रस्तर की मूर्ति मतलब पत्थर की एक मूर्ति मिली है पुजारी की। पुजारी की एक पत्थर की मूर्ति मिली है, और वो मिली है हड़प्पा से, और ये हड़प्पा पाकिस्तान में है। चलिए, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो भैया ये क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज में भी था, थोड़ा घुमा क्या था, कुछ नहीं है इसमें। ये कहने का मतलब ये है कि कांस्य की नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली है, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिली है, और ये भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। तो दोस्तों, ये हमारी 50 क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म हो चुकी है। आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे आने वाले टाइम में। खत्म हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।